हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 6 से जो 10 तक की बुक है उसका अध्यापन करवा रहे हैं हमारा राजस्थान। तो उसी का जो अगला चैप्टर है अध्याय 8 कक्षा 8 का जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राज्य के प्रयास, यानी कि समाज में जो भी कुरीतियाँ प्रचलित हैं उनको समाप्त करना तथा लोगों को शिक्षित करना, यही प्रमुख उद्देश्य होता है। तो प्रारंभ करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। यानी कि जो सरकार होती है वो लोकतांत्रिक वर्तमान में, यानी कि जनता का शासन है। अगर जनता चाहेगी तो सरकार को बदल भी सकती है, और सरकार का भी दायित्व है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर दे। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीतिक, आर्थिक समानता हेतु जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं। यानी कि सरकार भी क्या करती है कि लोगों को समानता के साथ रहने के लिए विभिन्न कानून बनाती है, जिससे किसी के साथ भेदभाव न हो तथा सभी के लिए जो भी कानून बनाए जाएं उनका लाभ मिल सके। पहला है भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार, यानी कि कृषि में सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदार प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा, जो स्वतंत्रता के बाद एक विकराल रूप में सामने आई। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ भूमि का हक होने पर रोक दिया। यानी कि सरकार ने स्वतंत्रता के बाद जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त तो कर दिया, लेकिन जो बड़े बड़े किसान हैं वो भी अपने कानूनों के आड़ में अभी भी लोगों को सताते हैं, यानी कि उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के छोटे से गांव तिरुचिरापल्ली में एक ज़मीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि भूदान आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे कौन थे? विनोबा भावे। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 में जो तेलंगाना राज्य है उसमें तिरुचिरापल्ली जो गांव है उसमें जो अपनी भूमि है उसका छोटा टुकड़ा गरीबों को दान में दिया, और वहीं से कौन सा भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना। यानी कि इस जो आंदोलन था भूदान, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सभी के लिए समान ज़मीन होना, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी उनका हक दिलाना। विनोबा भावे ने स्वामियों से उनकी कुल ज़मीन का छठा हिस्सा दान में देने की अपील की। जो विनोबा भावे जी थे उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं वह अपनी कुल ज़मीन का छठा हिस्सा जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दान में दें। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता ने समर्थन मिला, यानी कि पूरे देश की जनता ने इसका समर्थन किया। भूदान में प्राप्त ज़मीनों का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित आदिवासी समुदायों में बांटने के लिए कहा गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान के किस जिले में भूदान आंदोलन का प्रभाव पड़ा? तो किस जिले में? नागौर जिले में। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 में भी यह पारित किया, और जो राज्य सरकार है राजस्थान सरकार उसने ग्राम दान अधिनियम चलाया 1971, उसमें इस भूदान आंदोलन का वर्णन किया है। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो पूर्ण रूप से जनता कृषि पर ही आश्रित थी। राज्य का आधे से भी ज़्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई है। यानी कि वर्तमान समय में जैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ है या आर्थिक पहलू के जो संसाधन प्रचलन में आए उससे व्यक्ति को जो कृषि पर निर्भरता वो कम हो गई है। सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। यानी कि जो ज़मीन से संबंधित कोई भी विवाद है उसके लिए सरकार ने एक मंडल गठित किया है, राजस्व मंडल, जिनका सभी का निवारण वहाँ पर होता है, चाहे वो भूमि से खरीदने संबंधित हो, बेचने संबंधित हो। ठीक है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। जो राज्य सरकार है उसने राज्य में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने में व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकियों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार
प्रयासरत है। यानी कि जो सरकार है, जो इन्होंने मंडल का जो गठन किया है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो गरीब लोग हैं उनके लिए भूमि का हिस्सा दिलाना तथा जो उनके समस्या आती है कृषि करने में, उनके लिए नई नई तकनीकों का विकास करना। जो कानून है वह है अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी कि समाज में प्रचलित छुआछूत यानी कि इनटचेबिलिटी, यानी ठीक है, जिसको वर्तमान हम समाज में देखते हैं। यानी कि कुछ वर्ग अपने आप को समृद्ध या उच्च वर्ग मानते हैं, और कुछ वर्गों को निम्न मानते हैं। तो इसी की भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो हमारे विद्वान लोग हैं, जैसे राजा राममोहन राय जी, ज्योतिबा फुले और रामास्वामी नायकर इत्यादि व्यक्तियों ने इसके लिए बहुत ही प्रयास किए, और वर्तमान में भी सरकार इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को समानता के अधिकार को दिलाने के लिए प्रयासरत है। तो प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी बनायकर, महात्मा गांधी आदि भी जातिगत भेदभाव, असमानता को दूर करने का प्रयास किया। यानी कि जो भारत के, जो आधुनिक भारत में विभिन्न व्यक्ति हुए थे, जैसे राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद जी, रामास्वामी नायकर इत्यादि व्यक्तियों ने क्या, जो जातिगत भेदभाव है और असमानता उसको दूर करने के लिए बहुत ही प्रयास किए। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती जी, गोविंद गुरु जी, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। यानी कि जो राजा राममोहन राय जी है, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जी है, इन्होंने क्या राष्ट्रीय स्तर पर अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास किए। जबकि राजस्थान में जो प्रयास करने वाले व्यक्ति थे उनमें कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, गोविंद गुरु जी, मामा बालेश्वर और हरिभाऊ उपाध्याय आदि व्यक्ति थे। समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने समाज भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, यानी कि सभी के लिए समानता क्या है? लोकतंत्र का आधार। अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि जो भारत का अनुच्छेद 15, 16, 17, ठीक है, इनमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कानून के नज़रों में वो गुनहगार होगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडित अपराध घोषित किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसको क्या है, एक कानून के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिकों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। यानी कि भारत सरकार ने इस जो भेदभाव है इसको समाप्त करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 को लागू किया। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया, और जब भारत में लागू हुआ था कानून तो उसी के साथ राजस्थान में भी लागू हुआ था। इसी तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को सख्ती से लागू किया गया। यानी कि जो राज्य सरकार है उसने जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए अत्याचार निरोधक कानून 1989 लागू किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? देखो, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों को संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी ज़मीनों पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी ज़मीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। यानी कि जो अत्याचार निरोधक कानून था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? जो गरीब व्यक्ति है उनकी ज़मीनों पर जो बड़े भूस्वामी हैं उनका जो अधिकार हो जाता था उसको समाप्त करना था। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्य शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग जिसमें ओबीसी, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, महिला, बच्चे आदि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यानी कि इसमें प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण की बात कही गई है। अगला है महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। यानी कि समाज में महिलाओं के विरुद्ध बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनके कारण महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिल पाता। तो देखते हैं वो कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं भाई। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। जो JL नेहरू जी थे उन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी राष्ट्र की उन्नति देखनी है तो वहाँ की महिलाओं से बात कीजिए।
यानी कि वहाँ की महिलाओं से बात कीजिए और उनकी हालत को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस राष्ट्र की स्थिति कैसी है। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है। फिर भी राजस्थान में समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। यानी कि राजस्थान में ऐसी बहुत सी योद्धा महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर अपने राज्य को, अपने परिवार को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन तब भी जो राजस्थान का जो समाज है वह क्या है, पितृसत्तात्मक है, यानी कि पुरुष को महान मानता है। लिंग अनुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार ने एक बड़ी चुनौती है, यानी कि सरकार के लिए जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती मानी जा गई है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता बहुत ही कम थी, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय महिला नामात्र के बराबर शिक्षित थी। स्वतंत्रता के बाद भी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को पढ़ने के लिए उनको अग्रसर किया गया तथा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई। जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला जो साक्षरता है वो है 52.12%, यानी कि हम बोल सकते हैं 52.12%, ठीक है। सन 1951 में मात्र 2.51% थी, यानी कि जो आज़ादी के समय जो भारत में महिलाओं की जो साक्षरता थी, राजस्थान में जो साक्षरता थी महिलाओं की, वह लगभग 2.5% थी और 2011 के अनुसार 52% हुई है। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण राज्य की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहन करने का प्रयास द्वारा नियंत्रण किया गया है, यानी कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे राज्य महिला आयोग, यानी कि महिलाओं की जो समस्या है उनको सुनने के लिए क्या बनाया गया है, राज्य महिला आयोग। अब यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छा बन सकता है कि राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई। तो राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 में, ठीक है, 15 मई 1999 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, महिलाओं के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार तथा लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना, महिलाओं की दशा को सुधारना। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार, संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करती है। यानी कि जो राज्य महिला आयोग है वह महिलाओं को प्रोत्साहन देती है यदि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तथा उनके साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है तो क्या राज्य महिला आयोग उनका साथ देगी। इस आयोग में मुख्य रूप से सदस्य होते हैं 4, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 अलग सदस्य होते हैं, ठीक है, 1+3। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही अच्छी रहती है कि राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है। तो आगे चलते हैं। अगला जो कार्यक्रम है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, यानी कि महिलाओं के लिए जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जिनकी, उनको चलाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जैसे देखते हैं, महिलाओं को रोजगार देने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती हैं, यानी कि स्वयं सहायता समूह, इसमें क्या, किसी मोहल्ले की, किसी गांव की 10-20 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं और अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से अपनी स्वावलंबन की प्रवृत्तियों को विकसित करती है। यानी कि जो आपस में वो पैसों को जोड़ती हैं और जिसको काम होता है उसके लिए पैसे दे देती हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपने गुजारे के लिए वो पैसे से अपना परिवार पालती हैं। अगला है महिला हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। ये बहुत ही अच्छा कानून है, महिला घरेलू हिंसा निरोधक 2005, और ये राजस्थान पुलिस में भी अलग से जोड़ा गया टॉपिक। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण तथा तुरंत राहत हेतु उद्देश्य भारत सरकार द्वारा अधिनियम लागू किया गया है। तो इस यहाँ से जो बनने वाला एक प्रश्न है वो कौन सा होगा, बस महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब बनाया गया है, कब, 2005, ठीक है। इसमें वो ये कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तथा उनके साथ मारपीट या सामुदायिक प्रताड़ना, उनसे उसकी सुरक्षा की जाती है। चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़े जल्दी चल रहे हैं। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, यानी कि सबला योजना, ठीक है। इसमें इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधारना, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस सबला योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना को प्रारंभ करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली
अथवा बीच में विद्यालय छोड़ने वाली किशोरी महिलाओं के लिए संचालित है। जो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, किशोरियां जिन्होंने 11 से 18 वर्ष की आयु के मध्य में विद्यालय छोड़ दिया है, तो उनको क्या अपने विद्यालय से जोड़ना है। और यह पर्सन रीट के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत ही अच्छा है। आपने बहुत सी किताबों पर पीछे को कॉपियों पर लिखा देखा होगा ये लोगो, तो इस लोगों के बारे में हम जान लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में देश भर में घटने वाले लिंग अनुपात को ध्यान में रखकर की गई। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, इसकी शुरुआत कब 2015 में, और किसके लिए कि महिलाओं के जो लिंग अनुपात है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है, उसको सुधारने के लिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय संयुक्त पहल तथा इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वाली महिलाओं को कम से कम करने तथा शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने का प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उद्देश्य प्रमुख था वह था क्या, महिलाओं को विद्यालय से जोड़ना तथा उनके लिंग अनुपात कम हो रहा है उसको दोबारा से बढ़ाना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अगला है महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्य अन्य महत्वपूर्ण कानून। तो ये कानून आपको ध्यान रखने हैं। जो राजस्थान पुलिस है उसमें कई नंबर के कानून जोड़े गए हैं। हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 1956, ठीक है। अगला है दहेज निरोध अधिनियम 1961 और बाल विवाह अधिनियम 1925 जिसको संशोधित करके 1929 है, ठीक है। अगला है मतदान प्रक्रिया, यानी कि मतदान प्रक्रिया क्या है। मतदान जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं वोट डालना, ठीक है। विद्यालय में बाल संयुक्त चुनाव हो रहे थे सभी विद्यालय, तो यहाँ से इसमें इतना पढ़ने लायक कुछ नहीं है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा आप उसको देखें। इसमें कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद है जो ईवीएम है उसमें जो वोट डालने का अधिकार है वह कितना 18 वर्ष का कोई व्यक्ति या महिला होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ईवीएम द्वारा 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। तो प्रश्न बन सकता है कि जो ईवीएम है यानी ईवीएम मशीन है उसमें कितने उम्मीदवारों को हम वोट दे सकते हैं, तो कितने 16 को, ठीक है। और ईवीएम में एक बटन होता है नोटा, इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारी पसंद का कोई व्यक्ति नहीं है। आगे देखो जो नोटा का अर्थ है हम देख लेते हैं। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदान उपयुक्त नहीं मानता तो वह अंतिम नोटा, नॉन का अर्थ है नॉन ऑफ द अबोव, नोटा नॉन ऑफ द अबोव बटन दबाकर मत सुशोभित कर सकते हैं। यानी कि हमने किसी भी व्यक्ति की जो वोट नहीं देनी है तो उसके लिए नोटा दबा सकते हैं। प्रकाशन उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव तैयार करना आदि कार्य सम्मिलित है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर, जो कलेक्टर साहब होते हैं उनके पास विभिन्न विभिन्न पद होते हैं। वही क्या चुनावों के समय जिला निर्वाचन अधिकारी बनते हैं, उसी के बाढ़ के समय वो बाढ़ प्रबंधक अधिकारी बनते हैं, तो उसके पास विभिन्न जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी तथा अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करने से ही मतदान नाम का सूची से मिलान होता है। यानी कि जब मतदान दे लें कोई व्यक्ति या महिला जाती है तो बाहर वो बैठे होते हैं एजेंट, देसी भाषा आपकी भाषा में कहें एजेंट, तो वो क्या मतदान सूची में महिला का नाम पुरुष का नाम मैच करते हैं। और उसके बाद में जो बायां हाथ होता है, ठीक है, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाते हैं। अमिट का मतलब है जो मिटने वाली न हो, किस हाथ पर, बाएं हाथ पर, ठीक है। तो बाएं हाथ पर स्याही लगाते हैं और उससे क्या निश्चित करते हैं कि यह वोट देने के लिए निश्चित है, जिससे वो दोबारा न आ सके। वहाँ पर ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का भी उपयोग किया जा रहा है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है। यानी कि जो ईवीएम में मतों गणना होती है वो दोनों उम्मीदवारों के सामने होती है। दो नहीं हो तो उससे ज़्यादा भी खड़े हो तो सबके सामने वोटों की काउंटिंग होती है। अब देखते हैं कि वीवीपीएटी क्या है। तो वीवीपीएटी का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि एक प्रिंटर युक्ति। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट पर कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। जो आपको दिख रहा है एक वो है कौन सा वीवीपीएटी, ठीक है।
और यह आपकी मशीन है। तो देखें, मतदान होते ही प्रिंट द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है, यानी पर्ची निकल के आती है आपके सामने, जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम, चुनाव चिन्ह आदि होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदान दिखाई देती है, यानी कि जो पर्ची है, जैसे हम बटन दबाएंगे तो हमको बॉक्स में जाती हुई दिखाई देगी। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है और बीप की आवाज़ सुनाई देती है, और अंत में जैसे हमारी वोट डल जाती है, पर्ची नीचे चली जाती है, तो हमें बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी वोट जो मतदान है सुचारू रूप से डल चुकी है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ठीक है, तो ये मतदान के बारे में किस प्रकार मतदान दिया जाता है। अगला जो हमारा कार्य है वह है क्या, सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, यानी कि स्वीप। स्वीप क्या है, तो देखो, मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। जो निर्वाचक सहभागिता किसको कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को, जो सभी व्यक्ति हैं उनको मतदान के लिए तैयार करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें कि सूचित मतदान। ठीक, सूचित का मतलब क्या है, निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान, और सूचित मतलब क्या है कि लोगों को मतदान डालने के लिए जागरूक करना। अगला हमारा अधिकार है सूचना का अधिकार, और यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका पता बहुत से लोगों को नहीं है। तो देख लें, कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक संगठन द्वारा किसी खास कानून को बताने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इस मांग के प्रति संवेदनशीलता होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसी एक उदाहरण हमारे राजस्थान सरकार में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील, यानी कि जो सूचना का अधिकार है, इससे हम किसी भी विभाग के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है राजसमंद जिले का, जिसमें क्या है, भीम तहसील के देवडूंगरी गांव के मजदूर एवं किसान ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हजारी, भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने का संघर्ष किया। यानी जो राजसमंद जिला है उसके भीम तहसील है, वहाँ के जो गरीब किसान हैं उन्होंने क्या, अपनी हजारी, यानी कि जो अपनी सरकारी जो अपनी ज़मीन है उसका क्या रिकॉर्ड मांगने की सूचना प्राप्त करने का लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने का पहला राज्य बना, और इसी बात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने का पहला राज्य बना, यानी कि जो पहला कानून बनाने वाला राज्य था राजस्थान था। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेने हुए राष्ट्रव्यापी हो गया, और जब लोगों को धीरे धीरे पता लगा तो अन्य राज्यों ने भी इसकी मांग की, और प्रत्येक राज्य में जो सूचना का अधिकार कानून है उसको लागू किया गया, और वर्तमान में जो 2005 से इस कानून को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, और ये प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए अनिवार्य है। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा। शिक्षा को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम 2009 में बनाया गया, यानी कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार ने 2009 में एक कानून बनाया। इस तहत राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया, और राजस्थान सरकार ने क्या, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2010 को बनाया, जो अप्रैल 2011 से लागू हुआ। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान सरकार ने जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है वो कब बनाया, 2010 में, तथा इसको लागू कब किया, वही अप्रैल 2011 में। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया। यानी कि सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। इस अधिनियम के तहत बच्चे अपने आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। निजी स्कूलों में कमज़ोर एवं पिछड़े बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती है, यानी कि कोई भी निजी विद्यालय है तो उसमें क्या, सरकार द्वारा 25% सीटें होती हैं, वो गरीब और निःशक्त बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल कितना भी महंगा क्यों ना हो, जिनके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है, और सरकार क्या करती है, जो भी उनकी राशि बनती है सरकार उसका वहन करती है। अगला कानून है बाल अधिकार।
20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौता को वापस किया गया। यानी कि जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने क्या बनाया भाई, बाल अधिकार समझौता। बाल अधिकार समझौता एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बच्चों के नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। यानी कि जो बाल अधिकार है वह बच्चों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए। यानी कि जो बाल अधिकार बनाया था वह संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था, लेकिन भारत ने इसका साझा रूप यानी कि इसमें सम्मिलित होने का जो प्रस्ताव रखा हुआ है 1992 में। ठीक है। बच्चों के अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है प्रत्येक बच्चे को जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, विकास का अधिकार है और सहभागिता का अधिकार है। तो इस कानून में मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि इसको प्रारंभ किसने किया और भारत इसमें सम्मिलित कब हुआ। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राजस्थान बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के लिए मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्विति व जागरूकता हेतु कार्य करती है। जो हमारा राज्य है इसमें जो बच्चों को सुरक्षा, उनकी सहभागिता के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है। अगला है चाइल्ड हेल्पलाइन, यानी कि बच्चों को कोई भी समस्या आती है, चाहे वो माता पिता से हो चाहे बाहरी लोगों से हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया है। वो क्या है, 1098। ठीक है। तो देखते हैं, राज्य में कठिनाइयों से घिरे, पीड़ित, अपेक्षित, लावारिश, देख रेख और संरक्षण की जागरूकता वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क और आपातकालीन सेवा 1098 टोल फ्री सेवा संचालित की गई है। राज्य में बाल संरक्षण की चुनौती जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, कुपोषण आदि के उन्मूलन के लिए सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। अगला है, यह भी जाने राजस्थान संपर्क पोर्टल। ठीक है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है, देखें। राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायत को दर्ज करने और समस्या का निराकरण करने का अभिनव प्रयास किया। यानी कि जो राज्य सरकार है उसने कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, उसकी कोई भी समस्या हो उसको सुनने के लिए सितंबर 2019 में राजस्थान संपर्क पोर्टल स्थापित किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्या को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। यानी कि अगर हमें कोई समस्या है तो हम इसको ऑनलाइन घर बैठे बता सकते हैं। इसमें हमारा नाम आएगा, न किसी बताने वाले का। पंचायती समिति जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क बोर्डों का निःशुल्क रूप से शिकायत को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि जो पंचायत स्तर है, पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर क्या निःशुल्क रूप से हम शिकायत कर सकते हैं। सिटीजन कॉल सेंटर यानी कि 181 यानी कि 181 से शिकायत को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्राप्त है। यानी कि जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है उसका जो टोल फ्री नंबर है वो कितना, 181। इस पर हम किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। अगला है साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध, जो वर्तमान समय में एक कड़ी समस्या बना हुआ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। यह तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई सिस्टम से होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा को साइबर अपराध से बचाने हेतु सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ, आईटी के प्रशिक्षण लोग इस तरह के काम को सक्षम बनाते हैं। अगला जो हमारा अभियान है वह है साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार। यानी कि साइबर सुरक्षा हमले वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे साइबर सुरक्षा से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से अवेयरनेस रहना चाहिए। जैसे पहला है रैनसमवेयर। ठीक है। रैनसमवेयर क्या है, यह एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी लोगों द्वारा कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि रैनसमवेयर है वह क्या, एक वायरस है और जो कंप्यूटर में स्थित फाइल हो तथा सिस्टम को भी क्या नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद अपराधी कंप्यूटर सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। यानी कि क्या, एक प्रकार का उसके जो कंप्यूटर है उसके सिस्टम को क्या हैक कर लेते हैं और उससे फिर रकम मांगते हैं। अगला जो है साइबर अटैक मालवेयर, यह कंप्यूटर की किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आदि। तीसरा अपराध है साइबर धोखाधड़ी, जो वर्तमान में चरम सीमा पर है। ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है। इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उससे अपनी निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ले सकें। इसमें फिक्सिंग और स्पूकिंग उदाहरण है। यानी कि फिक्सिंग करना और स्पूकिंग करना। अब देखते हैं फिक्सिंग क्या है और स्पूकिंग क्या है। फिक्सिंग यह एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थाओं के नाम से फर्जी ईमेल आईडी भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना है। जैसे किसी व्यक्ति को फर्जी आईडी बड़ी
कंपनी के लिए ऑफ़र, तो उसको फिक्सिंग बोलते हैं। और स्पूफिंग क्या है? इसमें ठगी करने वाले व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य व्यक्ति की पहचान, जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब हम साइबर सुरक्षा से किस प्रकार से मदद पा सकते हैं? साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड, एटीएम पिन गोपनीय रखें, समय समय पर बदलाव रखें, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, किसी भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न देवें। यानी कि कोई भी हमारे पास ईमेल आए, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन आए, उसको कुछ भी न बताएं। एटीएम, बैंक खाते से संबंधित धोखाधड़ी सूचना तत्काल संबंधित बैंक को देवें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। यानी कि हमारे साथ कोई भी जो साइबर घटित घटना हुई है, उसकी जो शिकायत हम कहाँ करा सकते हैं भाई? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल। ठीक है, ये आपको गूगल पर सीधे मिल जाएगा, लेकिन इस पर भी आपको ध्यान से अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी है अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो। अगला है, वर्तमान समय में राज्यों के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राजकीय प्रयास की पहल की जा रही है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश प्रमुख है, यानी कि व्यक्ति के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसको ठगी से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोर्टल चला रखे हैं सरकार ने। स्वीप मतदान जागरूक अभियान चलाया जा गया है। इसमें समस्त वर्गों के प्रति जवाबदेही, सूचना का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, नवीन तकनीकों को अपनाने, कार्य को सुगम बनाने, साइबर अपराधों से बचने और जागरूकता फैलाने, तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है सरकार द्वारा चलाए गए हैं। यानी कि सरकार व्यक्ति को उसके संसाधनों के माध्यम से चरम पर पहुंचाने के लिए तत्पर है। तो एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं। धन्यवाद। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता कितनी है? 52.1.2। ठीक है, यानी 52.12%। अगला है, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? तो कौन थे? विनोबा भावे। अब आप मेरे को कमेंट में प्लीज़ बताएं कि जो भूदान आंदोलन है इसका प्रारंभ कब